हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी को लेकर, अर्थात एक तरीके का कि वन को लेकर पूरे विश्व में किस तरीके की पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, किस तरीके से जंगलों को विनाश होने से बचाया जा रहा है। तो आपसे ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा कि विश्व में कौन कौन सी पहल चल रही हैं और उन पहल का क्या मकसद है। आपसे इस आर्टिकल पर जो प्रश्न पूछेगा वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, कि वनों से रिलेटेड या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो आपको ये काम करना है कि ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको आपको याद करना है विथ नंबर और विथ टॉपिक। कैसे? आपसे पूछेगा बिल्कुल सिंपल कि SDG 1 का संबंध किससे है, तो आप बता देना गरीबी से। आपसे पूछेगा कि SDG 2 का संबंध किससे है, भुखमरी से। SDG 3 का संबंध किससे है, स्वास्थ्य से। SDG 4 का संबंध किससे है, एजुकेशन से। SDG 5 का संबंध किससे है, लैंगिक समानता से। अब आप में से कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इसको याद कैसे करेंगे। तो देखो, मैं जो चीज़ें याद करता हूँ तो उसका एक कॉन्सेप्ट मैं रिलेट कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या होगी, गरीबी होगी। जब गरीबी दूर होगी तो हमें फिर भुखमरी की दिक्कत नहीं होगी। जब भुखमरी ठीक करना होगा तो उसके लिए स्वास्थ्य की ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमारे पास बेस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, और जब बेस्ट एजुकेशन मिलेगी तो जेंडर इक्वालिटी होगी। अब जेंडर इक्वालिटी होगी तो लोग कहेंगे कि सर हमको साफ़ सुथरा पानी चाहिए। पानी के बाद वो एनर्जी मांगेंगे। एनर्जी के बाद कहेंगे कि हमको एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट दो जिसमें हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री जब लगाएंगे तो हर एक व्यक्ति को काम मिलेगा, तो इनइक्वालिटी दूर हो जाएगी। इनइक्वालिटी जब दूर हो जाएगी तो हम लोग अच्छे अच्छे मकान बनाएंगे, यानी कि सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएंगे। और जब ये कर लेंगे तो हम अच्छा खाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। और ये सब करने के बाद हम ये भी ध्यान रखेंगे कि क्लाइमेट को दिक्कत ना हो। क्लाइमेट में किसकी दिक्कत ना हो, जल को या समुद्र को दिक्कत ना हो। समुद्र के साथ साथ जिस भूमि में हम रहते हैं उसको दिक्कत ना हो। और जब किसी को दिक्कत नहीं होगी तो पूरे विश्व में शांति रहेगी। और जब सबको हासिल कर लेंगे तो ये पार्टनरशिप से। आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने बनाया, नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। ये जब ये गोल्स बनाए जाते हैं तो जो अधिकारी होते हैं बनाने वाले इस ड्राफ्ट को, तो वो इसी सीक्वेंस में रखते हैं हर चीज़ को। जैसे आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ एक सीक्वेंस में है और उसका एक अर्थ है, तो वैसे ही इस नंबर का एक अर्थ है। ठीक है। आप में से कई बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर क्या ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। तो हाँ, 2016 में बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा था, क्योंकि 2015 में ही इसे अडॉप्ट किया गया था। लेकिन स्टेट पीसीएस, अभी हाल के दिनों में जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर एसडीजी को मैचिंग में क्वेश्चन ही पूछ लिया। तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि आगे चलकर यूपीएससी भी पूछेगी। और यूपीएससी अगर नहीं भी प्री में आपसे पूछती है तो मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेंस में आप जब निष्कर्ष लिखते हो तो वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। क्लियर इतनी बातें, तो आप इसको रट लेना। बाकी आप यहाँ पर ये देख लो कि ये भागीदारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्षता में 16 वैश्विक संगठनों ने 2030 तक वनों के लिए संयुक्त कार्यवाही का आह्वान किया है। ठीक है। अब FAO क्या है, इसको मैंने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ाया था, मतलब विगत 1-2 दिन पहले पढ़ाया था। उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको पढ़ाई थी, तो उम्मीद है आप में से अधिकांश बच्चों को रिवीजन किया होगा तो याद होंगी। इसमें क्या क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र हैं। पहला कार्यान्वयन, पूछेगा नहीं, बस पढ़ लो। जो क्वेश्चन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। क्लियर। तो 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया और टोटल 17 गोल्स हैं। अब यहाँ एक बात मैं समझाऊँ, ये 17 जो गोल्स हैं ना, ये मोटे मोटे गोल्स हैं। इनके अंदर सब गोल्स भी हैं या कहें उप गोल्स भी हैं, तो वो टोटल मिला के मे बी शायद 169 है। वो आपको नहीं याद रखने। क्लियर इतनी बातें।
अब एक प्रश्न और ये भी पूछा जा सकता है कि इन गोल्स का पर्पज क्या है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ये लाइन दे सकता है कि ये पिछड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है, ये गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आप गलत कर सकते हो। आपको ये तो पता रहेगा कि गरीबी है, भुखमरी है, लेकिन यहाँ एड्स को आप स्वास्थ्य से नहीं रिलेट कर पाओगे और महिला को आप लैंगिक समानता से नहीं रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी लाइंस को पढ़ लेना, याद रख लेना, ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। 13वें लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गई है। अब 13वां लक्ष्य आपको अगर पता है लिस्ट में, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि सर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा आप इसको मत पढ़िए। अगला हमारा जो आर्टिकल है बस नाम के लिए है कि अगुम्बे क्या है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा शब्द अगुम्बे का संबंध है। तो वास्तव में अगुम्बे इंडिया में कर्नाटक स्टेट में एक प्लेस है, क्लियर। इस प्लेस को आप एक तरीके से कह सकते हो कि इसको दक्षिण का चेरापूंजी कहते हैं। वैसे चेरापूंजी किस चीज़ के लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए, है ना। कई बार माशिन राम का नाम आता है, कई बार चेरापूंजी का नाम आता है, तो वो आप अपना देख लेना फैक्ट के हिसाब से, दोनों आसपास में ही जगह हैं, ठीक है। तो आपको बस ये पता हो कि अगुम्बे क्या है, एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किस जगह पे? साउथ इंडिया में। वैसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? माशिन राम में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं याद रखना है। बाकी आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर दो शब्द आपको मिलेंगे वर्षा गेज को लेकर। गेज वर्ड आपको मिल रहा है। गेज वर्ड वास्तव में वर्षा मापन के लिए है, अर्थात ये एक प्रकार का उपकरण है। जैसे आप लोग दूध मापते हो तो लीटर होता है, ठीक है। वजन मापते हो तो किलोग्राम होता है, बांट होते हैं। उसी तरह से वर्षा को मापने के लिए रेन गेज होता है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं याद रखना है, और ना ही आपसे पूछेगा कि कितनी बारिश हुई, कितनी नहीं हुई। अच्छा, मैंने बैक ईयर का क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया, तो मैं देखो आपको जूनो वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, जूनो वाला कह रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। अब ये देखिए 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पर एलिमिनेट करने का ऑप्शन मिलेगा। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। ये इसमें नहीं था। 2015 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसके पहले क्या चल रहा था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इसके पहले जो चल रहा था उसका नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक। सहज शताब्दी लक्ष्य के रूप में ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने, ये बात बिल्कुल सही है कि 15 वर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए जाने, हालांकि 2020 से इनका स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक। तो आपको ये बात याद रखनी है, यानी कि दूसरा सही है, पहला गलत। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या होगा? थोड़ा डेप्थ में पूछेगा यूपीएससी, क्लियर? इतनी बातें। चलिए जूनो के बारे में देखते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड टेक की दृष्टि से। एक बात और आपको बता दें, आप में से जो भी बच्चे इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि यूपीएससी साइंस टेक में क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, क्या हमको साइंस टेक में बेसिक या कहें ट्रेडिशनल पढ़ना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको साइंस टेक में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस टेक जब श्री आईएएस एकेडमी आपको कवर कराती है तो बेसिक आर्टिकल को भी कवर करा देती है। जैसे अभी मैं आपको जूनो पढ़ाऊंगा तो मैं केवल आपको जूनो मिशन ही नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि जितने मिशन प्रीवियस हैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगा। ये जिस प्लेनेट से रिलेटेड होगा उस प्लेनेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके अदर जो फैक्ट होंगे उनको भी बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो साइंस टेक को आपको कवर करा देते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इकोनॉमी को और साइंस टेक को, इकोनॉमी में तो ये होता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपको ट्रेडिशनल में पढ़ना होता है, बैंक और शेयर मार्केट इन्फ्लेशन को लेकर, वरना साइंस टेक तो पूरी की पूरी 100% आप करंट अफेयर से ही पढ़ना, ठीक है। अगर आपको सच में
टाइम अपना बचाना है। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि यूपीएससी में वो क्या करते हैं, बायोलॉजी की क्लास पढ़ते हैं, फिजिक्स की क्लास पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इनसे प्रश्न तो आते हैं, 1 2 3 प्रश्न आते हैं, लेकिन 3 प्रश्न के लिए हम अपना 3 महीना क्यों वेस्ट करें, ठीक है। और वैसे भी हमें 100 में 100 नहीं सही करने हैं। तो एक स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि आप बायो को स्किप करो, फिजिक्स को स्किप करो और केमिस्ट्री को करो, आप साइंस टेक पे फोकस करो, ठीक है। तो हम इस आर्टिकल को पढ़ें, इससे पहले मैं इसका एक फ्रेम बता देता हूँ कि आपको इस आर्टिकल को कैसे पढ़ना चाहिए। क्लियर। तो जब भी ये आपसे क्वेश्चन आए किसी भी मिशन को लेकर, तो आप क्या करें, एक लिस्ट बनाएं, जितने भी मिशन करंट में चर्चा में रहा करें वो कौन सी एजेंसी से रिलेटेड है और किस प्लेनेट पे भेजे जाने हैं, तो आप कभी दिक्कत में नहीं आओगे। दूसरा, जिस प्लेनेट के बारे में बात की जाए उस प्लेनेट के बारे में डिटेल जानकारी आपको हो। तीसरा, आपको उस प्लेनेट के जो भी करंट में चर्चा में रहे हैं या कहें किसी अन्य प्लेनेट के साथ जो कंपैरिजन होता है वो फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए, अब प्रश्न है कि ये जूनो मिशन क्या है। तो ये जुपिटर पर भेजा जाने वाला मिशन है। क्या भेजा जा चुका है? तो जी हाँ। कब भेजा गया था? 2016 में भेजा गया था। अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि फ्लाई बाई मिशन के अंतर्गत अभी एक पिक्चर ली गई है। ये बात अलग है कि वो पिक्चर 21 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य में ली गई थी, बट चर्चा में अभी ये फिर से आया कि उन पिक्चर पर रिव्यू हो रहा है, चेक किया जा रहा है कि वो पिक्चर क्या हमें मैसेज दे रही, तो इसलिए न्यूज़ में चर्चा में रहा। ठीक, आप में से जिन बच्चों ने चंद्रयान की क्लास कवर की होगी उन्होंने देखा होगा कि हमने फ्लाई बाई मिशन के बारे में बताया था, यानी कि वो मिशन जो उस ग्रह के पास से होकर गुजर के निकल जाता है, उस ग्रह के अंदर नहीं जाता है, मतलब चक्कर लगाता है। मैंने इसमें एक लाइन भी बोली थी कि कुछ बच्चे होते हैं जो आजकल की देवियों के घर के बाहर चक्कर लगाते हैं या स्कूल के बाहर चक्कर लगाते हैं, तो वो फ्लाई बाई पर्सन होते हैं। ठीक है, इतनी बातें। तो जुपिटर का संबंध किससे है? जूनो से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अन्य कौन कौन से मिशन हैं जो जुपिटर पर भेजे गए हैं। ठीक है, जैसे पायोनियर हो गया, पायोनियर 11 हो गया, न्यू हॉरिजन हो गया, कैसनी ह्यूजेंस हो गया, है ना, वॉयेजर 1 वॉयेजर 2। इन पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 क्या हैं। ठीक है, गैलीलियो हो गया, यूरोपा क्लिपर हो गया, जूस हो गया। तो आप ये बस नाम याद रखो, ठीक है, लिस्ट याद रखो कि अच्छा ये मिशन जुपिटर से रिलेटेड है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब बात करते हैं कि इस जूनो ने क्या देखा था, यानी कि ये फ्लाई बाई करके जब जा रहा था 31 जुलाई को। अच्छा, मैंने 21 बोला है ना, तो आप थोड़ा उसको स्किप कर लो। डेट देखो, कई बार जब ऐसे फैक्ट गलत हुआ करें ना, तो आप इनको दिमाग में मत रखना, क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक, कि 21 तो थोड़ा ना पूछेगा आपसे कि 21 था या 23 था। ठीक, तो चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि बृहस्पति का एक चंद्रमा है। वास्तव में बृहस्पति ग्रह में कई चंद्रमा हैं और कई बार इनके बीच में और सैटर्न यानी कि शनि के बीच में लड़ाई चलती है। कभी शनि ग्रह जीत जाता है, कभी बृहस्पति जीत जाता है। तो ये भी आपको नहीं याद रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं, या कहें दुनिया में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो ये भी आप मत याद रखना, ठीक है, वरना गलत कराओगे। यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, क्योंकि वो रोज़ ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैंने जैसे अभी आज से 6 महीने पहले पढ़ा कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा थे, फिर उसके कुछ दिन बाद शनि के ज़्यादा हो गए, अब फिर हो सकता है आगे चल के बृहस्पति के ज़्यादा हो जाए। तो आप ये मत याद रखना। ठीक, तो बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिसका नाम है आयो। ठीक है, याद रख लेना, आयो इसका नाम है। ये वास्तव में एक ज्वालामुखी चंद्रमा है, अर्थात इसमें अंगारे निकलते हैं। तो उसकी पिक्चर ली है जूनो ने। क्लियर। आयो अपनी तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है, जिसमें सैकड़ों विस्फोटक ज्वालामुखी से पिघला हुआ लावा और सल्फ्यूरस गैसेस निकलती हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा, बस आयो याद रखना। अब जब आपने आयो याद रख लिया, तो क्या और भी ग्रह हैं, और भी चंद्रमा हैं? तो हाँ, और भी इसके चंद्रमा हैं। और भी कौन कौन से हैं? जैसे आप एक नाम सुनोगे, गैनीमेडे। ठीक है, गैनीमेडी भी एक तरीके का चंद्रमा है। किसका चंद्रमा है? इसी बृहस्पति का। ठीक है, अब वही बात है आयो के बारे में बेसिक चीज़ें
कि ये पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। जूनो क्या है? ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है जो विशाल ग्रह बृहस्पति के चारों लंबी लूपिंग कक्षाएं बनाता है। लंबी लूपिंग का मतलब जैसे ये ग्रह है और ऐसी एक कक्षाएं बनाता है। क्लियर? जूनो को 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था। 2016 में ये पहुंचा था, मतलब 3 अरब किलोमीटर की इसने यात्रा की थी। सोच सकते हो, ठीक है। इससे पहले नासा के डॉन अंतरिक्ष यान ने बौने ग्रह सेरेस की खोज की, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये मिशन पता हो किस कंट्री के हैं, डॉन मिशन किसका है, जूनो किसका है, तो ये बस पता होनी चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं एक और इसके चंद्रमा की, जिसका नाम है यूरोपा। ये कई वर्ष पहले चर्चा में रहा था। पता चला यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ की मोटी चादरें हैं, ठीक है। तो बस इसको ऐसे देख लेना, पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? फिर बात आती है, ये बेसिक चीज़ें हैं। डबल रीजेस का मतलब ये होता है कि बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जो कि हमारे यहाँ ग्रीनलैंड के क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, ठीक। तो बस इसको देख लेना आप। अब देखते हैं बृहस्पति से प्रश्न कैसे बनेंगे। तो देखो, एक तो प्रश्न आपका बनेगा क्रम को लेकर। क्रम को लेकर कैसे? ये ज्योग्राफी से रिलेट हो जाता है जाके कि सूर्य के बाद कौन कौन से ग्रह क्रम में हैं। क्रम का मतलब सूर्य के बाद कौन कौन से ग्रह अलग अलग कक्षा में। तो आप क्या पढ़ते हो कि सूर्य के बाद कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है ना। पढ़ते हो ना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और फिर आप पढ़ते हो बृहस्पति को, यानी कि बृहस्पति किस पे है? 5वें नंबर पे। तो इस लाइन से गलती मत करना। इस पिक्चर को देख के सूर्य से 5वीं पंक्ति में है बृहस्पति, लेकिन है तो 5वें नंबर पे, बट ये सारे 8 के 8 ग्रह में सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 4, 3, 4, 8 और ये 2, 10। ये 10 किस चीज़ को दे दिया? अच्छा, इसने मून को भी दे दिया है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि प्लूटो ग्रह नहीं है, पहले प्लूटो ग्रह हुआ करता था, ठीक है। और ये मून भी ग्रह नहीं है, ये उपग्रह। तो हमारे टोटल आज के समय में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। क्लियर? ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह की क्वालिटी क्या होती है, ये आप यहाँ पर मत पढ़िए। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा कि ग्रह की क्या क्वालिटी है। उनका वो खुद एक परिपथ में चक्कर लगाते हैं, उनके आसपास की जो कक्षा होती है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पर कोई पिंड नहीं होने चाहिए। ये कुछ बेसिक फीचर हैं, तो मैं वो ग्रह का यहाँ पर नहीं बताऊँगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊँगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। उसके बाद कौन सा है? शनि है। उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, फिर पृथ्वी। आपसे ये रिवर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रहों को उनके आकार के क्रम में लगाएं, तो भी याद रखना है आपको। इसीलिए मैंने पिक्चर डाली थी और मुझे कोई शौक तो नहीं था, ठीक है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। जोवियन का मतलब गैसी ग्रह, ठीक है। इनमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन होती है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब एक प्रश्न हो सकता है ऐसा भी बन जाए कि रेड स्पॉट, जो ग्रेट रेड स्पॉट है, इसका संबंध किस ग्रह से है? तो आप बता देना बृहस्पति से, कहें जुपिटर से, ठीक है। बाकी ये जोवियन कितने, ये मत याद रखना, ये संख्या मत याद रखना क्योंकि बदलती रहती है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हो। फिर बात आती कि वॉयेजर मिशन का संबंध किससे रिलेटेड है? तो आपका इसी बृहस्पति से। कौन कौन से इसके चंद्रमा हैं? यूरोपा, आयो, गैनीमेड और कैलिस्टो। क्लियर? अब शनि के भी कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। शनि के कौन कौन से हैं? शनि का एक है टाइटन, ठीक है, और एक है मिम्स, है ना, या क्या है? मिमस, MIMAS, और दूसरा है इनक्लीलेट्स, है ना, या कहें ENCELADUS, इनक्लेट्स, कुछ भी कह सकते हो, बस इतना याद रखो। हाँ, इनक्ली, ये तो नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइटन और मिमस, बस यही आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतनी बातें बस, इससे ज़्यादा आप मत याद रखो। अगला है गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता को लेकर। आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, बट मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ ताकि इन फ्यूचर जब आप खगोल पिंड के बारे में पढ़ेंगे तो बस बेसिक पता हो। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण का क्या मतलब है, पहली लाइन तो यही समझ लो। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है आकर्षण, ठीक है, आकर्षण।
आकर्षण का मतलब क्या होता है? खिंचाव। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप रास्ते से गुजरते हैं तो बहुत सारी ऐसी पिक्चर आपको दिखती हैं, ऐसी लोकेशन दिखती हैं जिनमें आपका दिल ठहर जाता है। या तो वो कोई इंसान हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है। तो आप क्या हुए? उस चीज़ के प्रति आकर्षित हुए। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या हो? आईएएस की ओर आकर्षित हो, और पूरी क्षमता के साथ आप आईएएस की ओर डेडिकेटेड हो, मतलब तन मन धन से समर्पित हो कि कैसे भी करके लबासना जाना है। क्लियर? उसी तरह से पृथ्वी है, और पृथ्वी के आसपास के ग्रह हैं जो एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जब वो आपस में खींचते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो उनको हम नाम दे दिए हैं गुरुत्वाकर्षण। क्लियर हो गई बातें? मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो आकर्षण, और फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को लेकर न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। वो नियम आपको नहीं याद रखना है, ठीक है? बस इतना पता हो कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, एक दूसरे से जुड़े रहना। ठीक? अब एक बात बताओ, जब गुरुत्वाकर्षण है तो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, ये एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, तो क्या होंगे? एक दूसरे में बैलेंस में बने रहेंगे, गिरेंगे नहीं, ना हवा में उड़ेंगे। बट अगर ये बैलेंस टूट जाए, यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा सा बहाव आ जाए, तो क्या होगा? ये विस्तार करेंगे, फैलेंगे। अर्थात गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता खगोलीय पिंडों के अपने मूल स्थान से भटकने की स्थिति है, या कहें कि उनका विस्तार है। बस जैसे आप अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो वो क्या खोज रही है कि अभी बहुत सारे ग्रह या कहें ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, नई नई आकाश गंगाएं बन रही हैं, नए नए तारे क्रिएट हो रहे हैं। तो बस यही याद रखना है, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता और आकाशगंगा के विकास के बीच के संबंधों को समझना है। क्या है गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता? एक मौलिक भौतिक घटना को संदर्भित करती जो खगोल भौतिकी प्रणालियों, विशेष रूप से आकाशगंगाओं, तारों और ग्रह प्रणालियों जैसे आकाशीय पिंडों में घटित होती है। ठीक है, ये जो अस्थिरताएं गुरुत्वाकर्षण बल से प्रेरित होती हैं, इन ब्रह्मांडिक कार्य प्रणालियों की संरचना, विकास और गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लियर? जैसे जैसे खिंचेगा वैसे वैसे आकार बनेगा। जैसे आपने कई बार ये भी सुना होगा कुछ तथ्यों के रूप में कि जो पृथ्वी हमारी चपटी क्यों है? क्योंकि ये आकर्षित होती है। सूर्य अलग आकर्षित करता है, चंद्रमा अलग आकर्षित करता है, ठीक है? इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर से पिचक गई है, कुछ लोग कहते हैं। अभी इस पे पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुआ है, तो बस यही चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ बस जो एक फैक्ट मुझे बताना है वो है रेड शिफ्ट के बारे में। ठीक, रेड शिफ्ट वास्तव में ब्रह्मांडी दूरी को मापने का एक यंत्र है, या कहें एक तरीके की ब्रह्मांडी दूरी को मापने की एक घटना है। क्लियर? आपसे यूपीएससी में बस यही पूछा जा चुका है वैसे प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रेड शिफ्ट का संबंध किससे? तो खगोल विज्ञान से। क्लियर? तो बस इससे ज़्यादा आप मत याद रखिए। रेड शिफ्ट के माध्यम से ब्रह्मांडी दूरी को मापते हैं। इससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, प्रकाश वर्ष के बारे में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फिर मैंने इसी से बड़ा एक और बताया था, पारसेक वर्ष के बारे में, ठीक है। ये सब दूरी के मापक हैं, बहुत बड़ी बड़ी दूरी के। क्लियर? लंबी यात्रा के दौरान प्रकाश किस हद तक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर स्थानांतरित होता है, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। दूरी जितनी अधिक होगी रेड शिफ्ट उतना ही अधिक होगा। मतलब जैसे हम लोग लेज़र भेजते हैं ना, बस इतना ही समझो। देखो, मेरा उद्देश्य है आपको जीएस की तरह समझाना। अगर हम इसको फिजिक्स की तरह समझेंगे तब तो उलझ जाएंगे, सब के सब उलझ जाएंगे, ठीक है। और आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के नहीं हो। क्लियर? और हमें ज़रूरत भी कहाँ है, यूपीएससी कहाँ इतना कहती है कि आप डेप्थ में याद करके आओ। ठीक, अगला हमारा आर्टिकल है स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट। ठीक है, आपसे ये रिपोर्ट पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा इस बार जो बन सकता है वो है नेशनल पार्क को लेकर। नेशनल पार्क पे कैसा क्वेश्चन बनेगा? आपको क्रम लगाने को दे देगा। क्रम का मतलब या तो आपको दे देगा कि नॉर्थ टू साउथ बताएं, या तो साउथ टू नॉर्थ बताएं, या ईस्ट टू वेस्ट बताएं, या वेस्ट टू ईस्ट बताएं। क्लियर? इंडिपेंडेंट रूप से आपसे राइनो पे प्रश्न नहीं आएगा।
ठीक है। अगला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा IUCN की रेड लिस्ट को लेकर। आपको कई सारी स्पीसीज दे देगा, जैसे मान लो आपको दे दिया ऐसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, और ग्रेटर वन हैंड राइनो, ठीक है, आपको दे दिया टाइगर, ठीक है, और पूछेगा कि इनमें से कौन से वनरेबल हैं, कौन नियर थ्रेटेंड हैं, कौन क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, या यहाँ पे आपको दे दिया एक नाम और दे दिया कि क्या नाम है उसका, देखो भूल ही गया, ठीक है, जैसे राइनो हो गया, ठीक है इसका वो जंगली गधा, ठीक है, ऐसे आपको दे दिए 4 नाम। और आपसे अब पूछ रहा है, या फ्लेमिंगो आपको दे दिया, तो पूछ रहा है कि वनरेबल कौन है, नियर थ्रेटेंड कौन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन है। ऐसा प्रश्न आया है 2014-15 के दौर में, ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी पढ़ना कि कौन कौन से नियर थ्रेटेंड है, मतलब वाइट राइनो क्या है, वो नियर थ्रेटेंड है, ग्रेटर वन हैंड राइनो क्या वल्नरेबल है, ब्लैक राइनो क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जावन राइनो क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सुमात्रा क्या है क्रिटिकली। अब देखो बुद्धि लगाओ मोटा मोटा, ठीक है, कि 2 को बस याद कर लो, ठीक है, कि एक वल्नरेबल है एक नियर थ्रेटेंड, बाकी सबके सब कैसे हैं, चाहे जावा हो चाहे सुमात्रा हो चाहे ब्लैक, सबके सब क्रिटिकल हैं, बस ऐसे याद करना है। तो ज़्यादा आपको तथ्य याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला आपके मन में प्रश्न होगा, क्या यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा है? तो जी सरकार, 2019 में काफ़ी बेहतरीन फैक्ट पूछा था। और आप में से शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा कि जब मैं पर्सनल एक देवी जी को पढ़ाता था तो उस समय मैंने क्वेश्चन गेस किया था कि यूपीएससी इस पे प्रश्न पूछेगी, और यूपीएससी ने 2019 में पूछा। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि 2019 में यूपीएससी ने कौन सा प्रश्न पूछा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये यूपीएससी का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर वही बच्चा कर सकता था जिसको ये पता हो कि वन हैंड राइनो, ठीक है, क्या केवल भारत में पाया जाता है, और अगर आपको पता होता कि नहीं केवल भारत में नहीं अफ्रीका में भी मिलता है, और यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया, प्राकृतिक, मतलब नेचुरल रूप से, तो ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, तीसरे को, क्लियर। अब बात आती है कि सर पे पहला दूसरे में कैसे चेक करेंगे। तो आप में से जिन बच्चों को पता होगा कि 2018 के दौरान एक घटना घटी थी गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, कई सारे एशियाई शेरों की मौत हो गई थी, ठीक है, तो ये चर्चा में था। और ये कहा जाता है, और ये है भी प्रूफ, कि पूरे विश्व में, ठीक है, एशियाटिक लॉयन केवल इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया में भी केवल गुजरात में पाए जाते हैं, और गुजरात में भी केवल गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम फैक्ट था जिसमें से बच्चों को पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर यहाँ पे ए आता है। समझ गए। एक बात मैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। आप कहोगे सर रिक्वेस्ट क्यों करते हो? रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते नहीं हो। मैंने देखा है कि आप में से कई बच्चे कमेंट भी नहीं करते हो कि अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा होता है। देखो थैंक यू और इन चीज़ों के लिए तो ठीक है अपनी जगह कि आपको क्लास अच्छी लगती तो आप थैंक्स बोलते हो, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसका आंसर ज़रूर दिया करो। इससे आप एक हमारे साथ डिबेट में रहोगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। क्लियर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप में से हर एक बच्चा बैक ईयर को रोज़ पढ़ा करे, रोज़ बैक ईयर के क्वेश्चन देखा करे। आप चाहे तो सॉल्व पेपर ले आओ, चाहे तो अनसॉल्व ले आओ, उनको पलटा करो पेजों को। देखो एक बैक ईयर मुश्किल के मुझे जहाँ तक लगता है 40 पेज होते हैं, 30 से 40 पेज, ठीक है। तो आप उन पेज को PDF को जब रोज़ पलटोगे, चाहे मोबाइल में पलटो या हार्ड कॉपी के रूप में पलटो, तो आपको ये एक पता रहेगा कि अच्छा इस पर ये क्वेश्चन ऐसे आते थे, इस पे ये ऐसे आते थे। और सबसे बड़ी बात आपको ये यकीन रहेगा कि ये मास्टर जो पढ़ा रहा है वो सच में UPSC का लेवल पढ़ा रहा है या अदर स्टेट का लेवल पढ़ा रहा है। समझ गए। तो फिर आपको आगे चलकर जब UPSC का एग्ज़ाम दोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी कि क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछा। क्लियर इतनी बातें। चलिए जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब देखते हैं आगे। ठीक, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो अफ्रीका और एशिया में 5 जीवित गैंडा प्रजातियों, अब देखो यहाँ मिल गया ना, अफ्रीका में भी है एशिया में भी है। ठीक, अब वो 5 प्रजातियों को लेकर
पूरे विश्व में 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, ये आपसे नहीं पूछेगा। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी इसकी घोषणा कि हम विश्व गैंडा दिवस मनाएंगे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। गैंडे को क्या क्या खतरे होते हैं ये आप पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए बेसिक जानकारी दे दूँ कि वास्तव में गैंडे का शिकार क्यों होता है। तो जैसे आपको यहाँ पर एक पिक्चर मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे ये पिक्चर आप जैसे देख रहे हो, इसी में ये जैसे ये जो पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये सींग है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से दिखें। जैसे आप देख रहे हो ये गेंडे की सींग है, क्लियर। इसमें भी देखो ये सींग है, ठीक है, इसमें भी देखो सींग है। कई लोग ये मानते हैं, कई लोग का मतलब जो तंत्रवाद या जो अलग अलग बड़ी कंपनियां हैं दवा बनाने वाली, वो लोग ये मानती हैं कि इस सींग में, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास एनर्जी बूस्टर का काम करती है। अर्थात इस सींग को अगर औषधि के रूप में यूज किया जाए तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, यानी कि उसका स्टेमिना बढ़ सकता है। समझ रहे हो? तो अब प्रश्न उठता है कि इतनी एनर्जी और इतनी स्टेमिना की क्या ज़रूरत है। तो लोग जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है, या कहें कि प्रकृति ने प्रदत्त किया हर इंसान की क्षमता के अनुरूप, ठीक है। तो जो एक कह सकते हो वेस्टर्न कल्चर है वो ये मानता है कि जितने लंबे टाइम तक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाएगी उतना ही अपने पार्टनर को खुश करने से रिलेटेड है, ठीक। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कुछ लोग चाहे भारत में हो या विश्व के किसी भी कोने में, जैसे आपने सुना होगा शिलाजीत कैप्सूल लोग खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो बस ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। रिवाइटल कैप्सूल जैसे आप देखते हो, ठीक। तो वो एनर्जी क्यों देता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी औषधियाँ मिलाई जाती हैं या जानवर के ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो व्यक्ति को एनर्जी देते हैं, ठीक। बस इसी चीज़ के लिए। ऐसे ही मैंने आपको एक और बताया था एक बार पेंगोलिन को लेकर, पेंगोलिन का भी इसीलिए शिकार किया जाता है, ठीक है। कछुए का भी इसीलिए शिकार किया जाता है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब ये क्या है, इनकी क्या स्थिति है, आप इसको बस पढ़ लेना। यहाँ पर प्रश्न नहीं बनेगा। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न यहाँ पर है कि भारत द्वारा कौन से संरक्षण के प्रयास हैं, और भारत में भी जो असम के नेशनल पार्क हैं उन पर भी प्रश्न बनेगा। और उन पर भी जो प्रश्न बनेगा वो कैसा बनेगा, इस क्रम को लेकर, क्लियर, कि रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, कांजीरंगा, दिहिंग पटकई या डिब्रू सखोया, क्रम में लगाइए, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। वैसे तो इसमें ईस्ट टू वेस्ट ही बनेगा। या एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि एक व्यक्ति कांजीरंगा नेशनल पार्क से कूनो नेशनल पार्क की ओर जाता है, वो कितने राज्यों से होकर जाएगा। जैसे कोट्टायम पे प्रश्न आया था ना 2017 में क्वेश्चन आया था, तो वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता, कोट्टायम से कोहिमा तक जाने में। तो ऐसा प्रश्न इस पे भी बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता हो कि सर रायमोना हो, मानस हो, ओरांग हो, नामेरी हो, डिब्रू सखोया, दिहांग पटकई हो या कांजीरंगा हो, ये सब के सब असम के नेशनल पार्क हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है पोबी तोरा। पोबी तोरा का मैंने जिक्र क्यों किया, देखो ये जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैंडे हैं, या कहें सबसे ज़्यादा दुनिया के राइनो हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, सबसे ज़्यादा दुनिया के राइनो कहाँ पे, कांजीरंगा में। दूसरा फैक्ट क्या है, जो ये पोबी तोरा है ना, यहाँ पर कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा राइनो है। मतलब ऐसे समझो कि एक ये क्षेत्र है, ठीक है, ये मान लो 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। इस 100 वर्ग किलोमीटर में 100 राइनो है, क्लियर। तो ये सबसे ज़्यादा संख्या में हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोबी तोरा में ये 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और यहाँ पर 50 राइनो है। मतलब कम क्षेत्रफल में भी ज़्यादा राइनो की संख्या, क्लियर। या आप यहाँ पे 75 कर सकते हो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो कि क्षेत्रफल कम है लेकिन राइनो की संख्या ज़्यादा है। सीधी सी बात, फिर भी ना समझ में आया हो, ऐसे समझो कि एक घर में कुछ 6 लोग रहते हैं और कहीं कहीं आपने देखा हो कि एक घर में एक आदमी रहता है, क्लियर। तो बस यही बातें हैं।
तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। पोबितोरा को भी आपको याद रखना है। अब ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना। राइनो कॉरिडोर क्या था? कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि एक निकास स्थान। निकास स्थान का मतलब कि जैसे सरकार ने वहाँ से नीचे से सड़क गुजार दी, लेकिन ऊपर उसने क्या किया, एक कॉरिडोर बना दिया कि मानस नेशनल पार्क से अगर कांजीरंगा में जाना है राइनो को, तो वो ऊपर ऊपर ही सड़क के गुजर जाएं या नीचे नीचे गुजर जाएं, ताकि वो सड़क पे ना आए। सड़क पे आएंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है, ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। तो ये चीज़ें ठीक है। अब ये भी देख लेना कि बुरहा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य या मानस या पोबितोरा लाओ खोवा, है ना, ये याद कर लेना कि ये सब के सब कहाँ पे है। सिंपल सा प्रश्न आ सकता है। जैसे आप में से जिन बच्चों ने पेपर देखा होगा 2018 का, उसमें एक क्वेश्चन था पक्के टाइगर रिजर्व को लेकर, पक्के पागा या कहें पखुई वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रा बताना कि पखुई वन्यजीव अभयारण्य या पक्के पागा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक, अब ये मैंने पोबितोरा को दिखा दिया, तो आप ये देख रहे हो पोबितोरा यहाँ पे बिल्कुल पास में है। तो अब आप क्या करो, पोबितोरा कांजीरंगा, तो आप देख सकते हो कि कांजीरंगा बाद में आता है, पोबितोरा पहले आता है, जब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की ओर। क्लियर? बस अब यहाँ पे इनको पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है हमारा पीएम वाणी को लेकर। अगर आप इसका पूरा नाम ही वो कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि पीएम वाणी का संबंध किससे है। नाम से समझ में आ रहा, पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, अर्थात ये एक तरह की ऐसी योजना है जहां पर सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस बनाएगी, या कहें लोगों को फ्री में वाणी के अंतर्गत वाईफाई की सुविधा देगी। जैसे अभी आप देखते होंगे कि दिल्ली मेट्रो तो नहीं, भारत के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर आपको वाईफाई कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है। तो वो एक तरीके का पीएम वाणी का एग्जाम्पल है। अब आपके मन में आया होगा सर इससे फ़ायदा क्या होगा। तो आपको पता हो कि आजकल भारत में क्या चल रहा है, डिजिटल पेमेंट का सिस्टम चल रहा है, साथ ही हम सीबीडीसी करेंसी भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक, तो इससे क्या है कि अगर मान लो एक छोटा दुकानदार है, ठीक, उसके पास अगर इंटरनेट नहीं है, तो वो कैसे उस पेमेंट को जान पाएगा कि सामने वाले ने उसको वैसे पेमेंट की। क्लियर? तो जब वो जान नहीं पाएगा तो उसको दिक्कत होगी। तो सरकार ने सोचा कि हम सबसे पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डिजिटल रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब कि जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर किसी व्यक्ति को डिजिटल रूप में चाहिए हो, तो उस डिजिटल के लिए जिस इंटरनेट की ज़रूरत है वो उसको खरीदनी ना पड़े। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी से ना खरीदना पड़े, बल्कि पब्लिकली वो यूज कर ले। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो एक लाइन में समझो कि पीएम वाणी का उद्देश्य है आपको फ्री में वाईफाई देना, भारत के किसी भी कोने में आप जा रहे हो या आ रहे हो। क्लियर? इतनी बातें। तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं रिटेल के, उनको फ़ायदा होगा। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, एक डिजिटल क्रांति आएगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी क्या होंगे, डिजिटल रूप से कनेक्ट हो पाएंगे। अब जब वो डिजिटली रूप से कनेक्ट हो पाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनको भी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उनके यहाँ मतलब फ़ोन पे यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्लियर? इतनी ही बातें यहाँ पे आपको समझनी थी। बाकी आपसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा, आप इसको पढ़ लेना कि इसमें कितने घटक हैं ये देख लेना। इस पे हो सकता है इस लाइन पे प्रश्न आपको बना दे कि इसमें 2 घटक हैं, 3 घटक हैं, तो आप बताना कि सर 4 घटक हैं। जैसे भीम यूपीआई पे क्वेश्चन आया था ना कि उसमें 3 है कि 2 हैं कि 1 है, तो बस ये बताओ कि सार्वजनिक डेटा कार्यालय 1 है, पब्लिक डेटा ऑफिसर एग्रीगेटर 1 है। मतलब एग्रीगेटर का मतलब जो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ऐप प्रदाता जो ऐप प्रोवाइड कराएगा, जो इकाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका केंद्रीय रजिस्ट्री। क्लियर? अब यहाँ पर एक लाइन में बताऊँ, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि सार्वजनिक वाईफाई आपको मिलेगा, तो ये पूरी तरह से फ्री नहीं है ना, इस लाइन को ध्यान रखना। सार्वजनिक का मतलब ये है कि आपको बल्क में वो सेवा तो मिलेगी, लेकिन फ्री नहीं है। फ्री नहीं है का क्या मतलब है, जैसे आप रेलवे में जाते हो तो आपको रेलवे में क्यों मिलता है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी टिकट पे किया हुआ है। ठीक है, टिकट में पैसा आपने दे रखा है,
दूसरा, जो रेलवे में जो दुकानदार हैं उनसे तो सरकार पैसा ले ही रही ना उसको यूज करने का। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पीओएस मशीन होती हैं, पेमेंट वाली जो मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उस दुकानदार को पैसा पे करना पड़ता है। समझ गए? तो बस यही बेसिक बातें हैं यहाँ पे। इसके लाभ क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, आप इन चीज़ों को देख सकते हो। पीएम वाणी की चुनौतियाँ क्या? देखो, चुनौतियाँ जितनी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे सब में कॉमन ही होती हैं। डेटा की होगी, मालवेयर की होगी, गुणवत्ता की होगी, पहुंच की होगी, ये कॉमन ही होती हैं। तो इस पे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। क्यों गेम चेंजर कहा जा रहा है? गेम चेंजर का मतलब है कि जो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बूस्टअप करेगा, कैसे हर एक छोटे से छोटे दुकानदार या कॉमन सर्विस सेंटर या स्मॉल जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है या स्कूल हैं या डाकघर हैं, उन सबको किस तरीके से बेसिक फीचर उपलब्ध करा के एक बेस्ट इकोसिस्टम डेवलप करेगा। ठीक है, बस यही बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। इनको बस पढ़ना है, आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला है इसी से रिलेटेड डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। सार्वजनिक जहाँ पे शब्द आ जाए उसका बस एक ही मतलब होता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में पार्टनरशिप हुई है, या कहें कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एक स्कीम है। ठीक, अब डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का मतलब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी डिजिटल, अर्थात सरकार एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही जो डिजिटली है और पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ठीक, इसको कौन कर रहा है? तो इसको इंडिया स्टैक नाम के एपीआई के अंतर्गत रन किया जा रहा है। इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक एक तरीके का आप कह सकते हो वेबसाइट है, या कहें एक एप्लीकेशन इंटरफेस है जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। क्लियर? बस इतनी बातें हैं, ये आप बेसिक पढ़ लेना, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसके क्या पहलू हैं ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछेगा। अब वही बात आ गई, भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से क्या कर रहा है, डेटा एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन, आर्किटेक्चर, इतना डेप्थ में देखो नहीं पूछेगा, लेकिन बस मेरा कहने का मतलब इसको पढ़ लोगे तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा कि जब भी आपको अगर ऐसे लिखने को आ गया, खासतौर पे डिजिटल अवसंरचना से रिलेटेड या डिजिटल क्रांति से रिलेटेड, है ना, तो वहाँ पर आप ऐसे फैक्ट डाल दोगे तो आपको अंक अन्य की तुलना में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, बस अगला आर्टिकल हमारा है जो कि लास्ट आर्टिकल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी फैक्ट हैं। वही बात है कि SDG 4 मिड टर्म प्रोग्रेस रिव्यू, जैसे हमने पहला आर्टिकल क्या पढ़ा था SDG 13 से, तो ये क्या 4 है। अब बताइए 4 किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वालिटी एजुकेशन से। तो ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड होगी? एजुकेशन से। अगला प्रश्न क्या, ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो साहब यूनेस्को ने जारी की। यूनेस्को ने क्या अन्य भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य किया है? तो हाँ किया है, नोट कर लो। एक का नाम है इंचियान घोषणा। ये क्या कहती? ये कहती सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। दूसरी क्या है? यूएलओ, ठीक है, लिखो यूएलओ, YUELO प्रोक्लेमेशन, ठीक है, यूएलओ प्रोक्लेमेशन, PROCLAMATION। यूएलओ प्रोक्लेमेशन का संबंध किससे है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से, या कहें भाषाई विविधता से। अर्थात ये दोनों की दोनों यूनेस्को की हैं और यूपीएससी ने इन पर प्रश्न पूछा है कि इंचियान घोषणा का संबंध किससे है। तो अगला प्रश्न यूलो पे पूछा जा सकता है। यूलो ये शायद मुझे जहाँ तक याद है चाइना का एक शहर है, शायद मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, बाकी आप इस पे मत याद रखना। तो अब यही बात है कि फिर से आप इसी को पूरे को आप याद कर लेना, पढ़ लेना, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये यूनेस्को क्या है। ठीक, अब आपके मन में आया होगा सर ये डाटा याद रखना है, तो हाँ, कहाँ यूज करोगे इसका? इसका आप यूज कर सकते हो एशे में, जब आप एजुकेशन से रिलेटेड एशे लिखते हो ना, वहाँ यूज कर सकते हो। या फिर जब आप जीएस के पेपर 1 में सोसाइटी में एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक फैक्ट के रूप में यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो बिल्कुल बेसिक वाले फैक्ट आपको नहीं पता होने चाहिए, मोटे मोटे फैक्ट पता हो। मोटे मोटे क्या फैक्ट पता हो कि वर्तमान में स्कूल में गैर नामांकित बच्चों की संख्या 250 मिलियन है, ये वर्ष 2021 की तुलना में 6 मिलियन अधिक है। इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में अपना नामांकित नहीं करा रहे। ठीक है,
2030 तक प्रत्येक वर्ष बच्चों को प्री स्कूल नामांकित तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्णता दर को लगभग 3 गुना किए जाने की आवश्यकता है। ये आप निष्कर्ष में यूज कर सकते हो फैक्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखना कि क्या क्या स्थिति की बात की गई, तो ये हेडिंग आप लिख सकते हो ऐसे में कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में ये ध्यान देना चाहिए, उच्च शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, वयस्क शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, शिक्षा में भी लैंगिक को ध्यान देना चाहिए कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं हों, इक्वलिटी की बात करनी चाहिए। हमें केवल इक्वलिटी या एजुकेशन पर ही बात न करके स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसकी भी बात करनी चाहिए। उसमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको भी अपडेट करना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको एक पॉइंट देंगे चीज़ों को पढ़ाने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड, ठीक है। जैसे पहुंच में असमानता, कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, ये आपको क्या करते हैं, ये जितने भी मैंने बातें यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके अंदर एक समझ विकसित करते हैं। जैसे कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं ना सर हम ऐसे नहीं लिख पा रहे, तो ऐसे आप इसलिए नहीं लिख पा रहे हो कि आपको ऐसे नहीं आता है लिखना, आप ऐसे इसलिए नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं होता है, आपने उतनी किताबें नहीं पढ़ी होती। केवल 2 किताबें 5 किताबें पढ़ लेने से यूपीएससी नहीं निकलता है। और इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल पढ़ने से हमारा दिमाग खुलता है, डाइवर्सिटी आती है। अब जैसे मैंने इसमें बता दिया ये पॉइंट कि एजुकेशन में हमें क्या क्या चाहिए। अब जैसे मेरे से अगर कोई पूछे कि सर आप एजुकेशन में बताओ क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि सर एजुकेशन से रिलेटेड जब भी बात आए तो पहले बात ये हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है, दूसरी बात ये हो कि उसमें लिंग्विस्टिक चीज़ें कैसी हैं, भाषाई कैसी है, तीसरी अगर बात हो तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, चौथी उसमें बात हो टीचर कैसा हो, पांचवी उसमें बात हो कि सर वोकेशनल एजुकेशन कैसा हो, ठीक है, छठी अगर उसमें बात हो तो जेंडर इक्वलिटी कैसी हो, सातवीं अगर बात हो तो एजुकेशन का हर सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो या वो मिडिल हो या फिर हायर एजुकेशन हो, वो कैसा हो। अगली बात हो 3 3 6 यानी 7वीं बात हो कि गवर्नमेंट कितना वर्क कर रही है, और अंतिम बात कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा। तो ये क्या बता रहा, हमारा एक फ्रेम बना दे रहा। हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल बताया और इस तरीके से आपकी एक क्लास में ये चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। अब आप इनको पढ़ लेना, ठीक। इससे अब जैसे आप ये वियतनाम का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, कि वहाँ पर एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति है, ठीक है। बाकी वही पुरानी घिसी पिटी बातें, 17 विकास लक्ष्य में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो वही बात आ रही, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर SDG 4 में तो एक ही गोल है, तो नहीं, मैंने क्या बोला था कि टोटल गोल 169 है और वैसे मोटे मोटे कितने 17, तो ऐसे ही SDG गोल में 10 गोल हैं, क्लियर। तो उन्हीं 10 गोल की यहाँ पर 10वें गोल की यहाँ पे बात की गई कि वो जितने 10 हैं शिक्षा से रिलेटेड उनको हासिल किया जाए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक। तो यूनेस्को की आपको रिपोर्ट याद रखनी है, इंचियान घोषणा याद रखनी है, यूलो प्रोक्लेमेशन याद रखना है। तो इस तरीके से हमारी आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्रीवियस जितनी भी आपकी करंट की क्लासेस रह गई हैं वो सारी की सारी अगले 3 से 4 दिन में पूरी कवर करा देंगे, परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। दूसरी बात, आप में से जो बच्चे G20 की क्लास ना देखे हों उनको प्रॉपर कर लें। साथ ही आप में से जो बच्चा चंद्रयान मिशन के क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, गवर्नमेंट की ओर से है, वहाँ पे प्राइज़ की सुविधा भी है। तो प्राइज़ की उम्मीद से तो मत ही करना, इस उम्मीद से करना कि चलो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो थोड़ा सा काम आएगा आगे इंटरव्यू में। आप वहाँ पर बता सकते हो कि हम गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम में अपने आप को पार्टिसिपेट कराते रहे हैं, ठीक है। और नहीं करना हो तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे रखी है इसी चंद्रयान को लेकर, और बाकी यूट्यूब पर भी मैंने शेयर कर दिया है। आप अबाउट के बाद जब कम्युनिटी वाला ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट के बाद, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।